ठीक है, टाइम हो गया तो स्टार्ट करते हैं। सब आया नहीं है बट कोई नहीं। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्या वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे। सिंस काफ़ी टाइम हो गया, पूरा वीक ही क्लास नहीं हुई है, सो लेट मी सम अप अगेन। सो क्वांटम नंबर हमारे पास चार टाइप के होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। जो एन क्वांटम नंबर होता है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है। तो जैसे मेरे पास न्यूक्लियस है तो यहाँ पे के होगा, एल, एम, एन। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि शेल होते हैं, उनको के एल एम एन से डेजिग्नेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4। सो जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये हमें बताता है कि कौन सा शेल है। शेल बताने के बाद शेल क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर के ही शेल है, एल शेल नहीं है, तो वो उसका इजीली साइज भी हमें बता सकता है। ये हमें बताएगा क्या उसका साइज है। और फिर अगर हम लोग भोर को याद करें कि भोर ने शेल नंबर के बेसिस पे, शेल को उसने ऑर्बिट बोला था। ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्या एग्जिस्ट करता है, ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है। तो ये जो ऑर्बिटल जो एग्जिस्ट करता है उसकी क्या एनर्जी होती है वो भी हमें बता देता है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें साइज भी बताएगा ऑफ द ऑर्बिट एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का क्या साइज है और क्या उसका एनर्जी है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इजीली बता देता है। अब जो ये के शेल है इसके अंदर 1s होता है, एल में होता है 1s 2s होगा, एम में 1s 2s 2p होगा, सॉरी के में 1s है, एम में 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d एंड 4m। ठीक है, तो इस तरीके से हर शेल के अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। तो जो एन होता है वो हमें क्या बताएगा, शेल बताएगा। और उसके बाद जो एन के अंदर जो सब शेल्स होंगे वो हमें कहाँ से पता चलेंगे, उसके एल से पता चलेंगे, विच इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करता है कि कितने सब शेल्स हैं। ठीक है, और उनकी जो शेप है वो क्या है, तो ये क्या बताएगा, सब शेल बताएगा। उनकी शेप क्या है वो भी हमें साथ के साथ बता देगा। ठीक है, ये तो हमें बता रहा था कि शेल नंबर क्या है, शेल नंबर के बाद साइज बताएगा और साइज के साथ उसकी एनर्जी भी बताता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, वो एक नेक्स्ट टेबल है उसमें मैंने पूरा समराइज कर रखा है। सो दे आर बेसिकली 12 प्लस 1 ऑर्बिटल ऑफ ईच टाइप इन अ सबशेल। ठीक है, तो अगर मेरे पास L इक्वल टू 0 है तो उसके सबशेल कितने होंगे, 2s प्लस 1, सॉरी 2l प्लस 1। तो L की वैल्यू 0 करेंगे तो 1। ठीक है, तो अगर L अगर मेरा 0 है, जो एंगुलर मोमेंटम अगर मेरा 0 है, तो उसमें सिर्फ एक ही सब शेल है विच इज एक। ठीक है, और वो कौन सा होता है, वो s ऑर्बिटल होता है। और अगर मेरे पास L इक्वल टू 1 है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 विच कम आउट टू बी 3। तो जो p ऑर्बिटल है वो फर्दर कितने में डिवाइडेड है, तीन सब ऑर्बिटल में, px py एंड pz में डिवाइडेड है। ठीक है, तो इससे हम लोग फर्दर कितने सब शेल्स उसके अंदर पॉसिबल है एक शेल के अंदर, वो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग ml पे जाते हैं। सो सब शेल के बाद उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वही है 12 प्लस 1 कितने सब शेल्स उसके अंदर फर्दर होंगे, लेकिन ये साथ में क्या बताता है, शेप के अलावा इसकी ये बताता है ओरिएंटेशन, कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, कौन सी डायरेक्शन में हमें ढूंढना चाहिए तो मुझे वो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, एम एल हैज़ 12 प्लस 1। तो एम एल के पास कितनी वैल्यूज होती है, 12 प्लस 1 ही होती है। यहाँ पे हमारे पास, इसको अगर मोटा मोटा हटा देते हैं, सीधा ही हम लोग बात करते हैं कि एल अगर 0 है तो वो एस ऑर्बिटल है, एल इक्वल टू 1 है तो वो पी ऑर्बिटल है, एल इक्वल टू 2 है तो वो डी ऑर्बिटल है, एल इक्वल 3 है तो वो एफ ऑर्बिटल। तो इनकी कुछ पर्टिकुलर
शेप्स होती हैं, जैसे एस की स्फेरिकल है, पी की डम्बल है, डी की डबल डम्बल है और एफ की फ्लावर शेप है। सो ये जो शेप्स हैं वो हमें एल से पता चलता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर फिर फर्दर एमएल हमें डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, विच डिफाइंस द ओरिएंटेशन कि कौन सी डायरेक्शन में जो डंबल है या जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल तो सब जगह सेम ही रहता है, जो डंबल है या डबल डंबल है वो कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। सो एमएल की 12+1 होती है। एल अगर 1 है तो एमएल कितने होंगे, +1 0 एंड -1। एल इक्वल टू 2 है तो एमएल कितना होगा, +2 +1 0 -1 एंड -2। इस तरीके से फर्दर हमें सब शेल्स यहाँ पे इजीली पता चल जाते हैं, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जैसे ये 3 पता चल गया तो ये है पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। तो इन डायरेक्शन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास पी वाई ऑर्बिटल है तो ऑब्वियसली एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही मिलेगा और कोई सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। देन वी कम टू द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अवेलेबल है या है, पहली चीज तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर ये दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे तो इनकी जो ओरिएंटेशन होनी चाहिए वो अपोजिट होनी चाहिए। एक क्लॉकवाइज होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करना चाहिए, तभी वो एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज दी होल टेबल कि चार टाइप के हैं हमारे पास, प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम विच इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको एन से डिनोट करते हैं, एल एम एल एन एम एस, ठीक है। ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, साथ में ये ऑर्बिट का साइज और एनर्जी बताता है। एल क्या बताता है, ऑर्बिट की शेप बताता है, ठीक है, कि 0 1 2 3 है तो एस पी डी एफ को वो बिलोंग करेंगे। एम एल क्या है, इंटीजर वैल्यू होती है, -1 से -L से +L तक होती है और बीच में 0 आएगा ही आएगा। और ये ऑर्बिट की ओरिएंटेशन बताता है कि ऑर्बिट किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई में या जेड में। एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर दो ही होते हैं, या तो +12 होगा या फिर -12 होगा। तो +12 और -12 मतलब इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। सो क्लॉकवाइज अगर होता है तो उसका जो एम एस होता है वो +12 हम लोग लिखते हैं, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम लोग -12 लिखेंगे। तो ये सिर्फ बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो नाउ लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। So give the name, magnetic quantum number and number of orbitals for this sub level that has given n and l, ठीक है। So यहाँ पे जो n की वैल्यू दे रखी है और l की वैल्यू दे रखी है उसको हमें डायरेक्टली यूज करके ऑर्बिटल बताना है। अब l इक्वल टू 2 क्या है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं। l अगर 0 की वैल्यू होता है तो वो s ऑर्बिटल होता है, 1 है तो p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, ठीक है। ये कुछ एंगुलर मोमेंटम की हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो एल अगर 2 आ रहा है तो मतलब ये ऑर्बिटल कौन सा है, डी ऑर्बिटल, और एन इक्वल टू 3 है तो ये ऑर्बिटल कौन सा है, 3d ऑर्बिटल है। बस इतना ही लिखना है, सिंपल। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या, 0 है तो 0 है तो मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और एन की वैल्यू 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आगे लगा देते हैं, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल। ये क्या है, 5 है और ये 1 है मतलब p ऑर्बिटल है, तो ये जो ऑर्बिटल है वो 5p ऑर्बिटल है, और ये 4 एल इक्वल टू 3 मतलब 4 एफ ऑर्बिटल है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत सिंपल है कि एन की वैल्यू तो तुम्हें हर जगह पहले लिखनी ही है, तो बिना आंखें बंद करे, मतलब आंखें बंद करके तुम एन की वैल्यू सीधा सीधा लिख दो। उसके बाद एल देखो, एल देखने के बाद तुम उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख सकते हो कि वो एक्स है, वाई है, जेड है, ये कौन सी डायरेक्शन में, ठीक है, और उसके बाद तुम एस देख सकते हो, ठीक। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल टू 3। तो अगर हमारे पास n इक्वल टू 3 है तो कितने ऑर्बिटल एसोसिएटेड होंगे,
ठीक है। सो ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने एसोसिएटेड होते हैं वो डिपेंड करता है एन स्क्वायर पे। ठीक है। सो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो मतलब 9 ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे। अभी कैसे है, तो n इक्वल टू 3 है, तो मतलब थर्ड शेल है। और जो अगर हमारे पास थर्ड शेल हुआ तो हमारे पास उसमें क्या होगा, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, तीनों ही होंगे। अब 3s में एक है, 3p में 3 ऑर्बिटल है और 3d में 5 है। ठीक है, तो 5 ये, 3 ये और 1 ये। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, कितने हो गए टोटल 9 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है। सो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर तुमसे कभी भी पूछा जाता है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऑर्बिटल्स होते हैं n स्क्वायर वेयर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम। ठीक है, तो कोई सा भी शेल उठा लो और उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देख सकते हो। अब अगर तुमसे पूछा जाए नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉसिबल इन अ शेल, तो अगर हमारे पास कोई शेल है, ठीक है, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, nth शेल ले लिया तो उसमें 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो हमें पता है कि एक ऑर्बिटल, अगर मैं एक छोटा सा ऐसा ऑर्बिटल लूंगा तो उसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो n में कितने ऑर्बिटल हैं, n स्क्वायर है तो कितने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूँ तो देखते हैं कितना आएंगे। अगर मेरे पास n कितना है 3 है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच इज 9। ठीक है, तो 9 विच 9 18, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो भर के देख लो, 1 2 4 5 6 7 8 9 17 18। ठीक है, so 9 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें पॉसिबल है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। सिंपल है। यूजिंग द SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब इन क्वांटम नंबर के साथ हमें ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। सो ए हमें दे रखा है n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1, तो ये 2 p ऑर्बिटल है। b दे रखा है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 0, मतलब ये 4s ऑर्बिटल है। n इक्वल टू 5 l इक्वल टू 3 p d f, तो 4f ऑर्बिटल है। n equal to 3 l equal to 2 3 सॉरी 5 है। ठीक है, वेरी सिंपल। इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू गिव यू, जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। ठीक है, नाउ वंस वी हैव फाइंड आउट कि ऑर्बिटल की क्या शेप है, नहीं नहीं, अभी तक हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी। श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके हमें साई मिला। साई हमें क्या बताता है, इट इज़ जस्ट द वेव फंक्शन, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो वेव फंक्शन है वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रॉन ढूंढना है तो उसके लिए हम लोग उसको साई स्क्वायर कर देते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट करे। तो साई स्क्वायर यहाँ पे डिफाइन करती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस साई एंड साई स्क्वायर हमें कुछ क्वांटम नंबर मिलते हैं, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो याद रखना कि श्रोडिंगर इक्वेशन से सिर्फ 3 ही टाइप के क्वांटम नंबर मिलते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर हमें नहीं मिलता श्रोडिंगर इक्वेशन से, वो बाद में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया जिसने ये डिफाइन किया था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो
एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक क्लॉकवाइज करेगा, एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो वो सिर्फ पॉली ने बताया था, वो बहुत बाद में बताया था। लेकिन ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसने सिर्फ ये तीन ही चीज़ बताई थी कि कौन से शेल के अंदर होगा, कौन सा सब शेल होगा, और सब शेल है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा। ये तीन इक्वेशंस हमें, तीन सॉल्यूशंस हमें साई और साई स्क्वायर से यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो अब जो एन है वो तो शेल बताएगा। अब शेल के बाद हमारे पास दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम आता है, और ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल है, अब वो कैसे निकली और कैसे हमें समझ में आया, ये अब हम लोगों को मैथमेटिकली, हमें तो सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वालिटेटिव पढ़ना है, बट ये बहुत सारा मैथमेटिक्स करके इनके सोल्यूशन आए थे, और उन सोल्यूशन को फिर उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा गया था। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये ना एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या थी और कैसे हमें समझ में आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम ग्राफ देख सकते हो। तो ग्राफ जो है साई विद रेस्पेक्ट टू रेडियस लेयर। अब जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, तो ये किस वेव फंक्शन के साथ घूम रहा है, साई वेव फंक्शन के साथ घूम रहा है। और इसका जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो अब हम लोगों ने क्या बनाते हैं, एक रीजन बनाते हैं कि इतने जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो साई क्या बताता है कि जैसे जैसे हम लोग रेडियस बाहर की तरफ जाते हैं, अगर मैं सेंटर से बाहर की तरफ मूव करूं और उसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जाऊं, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो फंक्शन है, वो क्या हो रहा है, जीरो होता जा रहा है। दिख रहा है, आगे की तरफ जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और धीरे धीरे वो जो इलेक्ट्रॉन का जो जगह है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता चला रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा, और जैसे जितना दूर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी कि इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस के पास जो वैल्यू होगी साई की, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, और जैसे ही उसका डिस्टेंस हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वो वैल्यू क्या होती जाएगी, जीरो होती जाएगी। ठीक है, तो साई हमें क्या दिखा रहा है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल वेव फंक्शन, और ये प्लॉट करके हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिल सकता है। और फिर अगर हम लोग, ये तो है किसके लिए, 1s के लिए, हमारा 1s और बाइटल के लिए। ठीक है, और अगर 2s के लिए देखें तो 2s के लिए थोड़ा सा अजीब होता है यहाँ पे साई का ग्राफ। कि होता है कि पहले तो वो शार्पली डिक्रीज करता है, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज कर जाता है। तो जो 2s ऑर्बिटल होता है उसके लिए पहले वो साई डिक्रीज करता है, एंड देन साई की वैल्यू फिर इंक्रीज करने लग जाती है। अब ये क्या समझा रहा है, ये अभी मैं तुम्हें थोड़े आगे बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब क्या किया हम लोगों ने, साई इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वेरिएबल। साई हमें बस बताता है इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे मूव कर रहा है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी हमें कौन डिफाइन करता है, साई स्क्वायर से डिफाइन करता है। तो साई को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साई स्क्वायर। ठीक है, साई स्क्वायर को करते हैं तो क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस पे जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट जीरो होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस से बाहर होगा। ठीक है, तो जो पहले जो वैल्यू होती है वो एकदम जीरो होती है, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज करती है, एंड देन वो एक साथ डिक्रीज करती है। सो देर इज अ सर्टेन रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, फिर वो इंक्रीज करती है, और उसके बाद फिर वो डिक्रीज करती है। कि इस टाइप का ग्राफ दिखेगा कि पहले जब रेडियस जीरो है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर अंदर है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, एंड फिर जब वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस क्या होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा कम होते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इस 2s के लिए, तो 2s के लिए भी क्या होता है, पहले चांसेस कम होते हैं, फिर इंक्रीज करते हैं, फिर डिक्रीज करते हैं, फिर इंक्रीज और फिर डिक्रीज करते हैं। तो साई स्क्वायर का जो साइन ग्राफ है 2s ऑर्बिटल के लिए, वो ऐसे जाता है, पहले ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें बना के दिखाता हूँ कि 1s का जो ग्राफ है वो इस तरीके से है साई स्क्वायर का। इसे हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पहले ऐसा होता है, ये हो गया 1s का।
2s के केस में क्या होता है कि पहले ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, साई स्क्वायर है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साई स्क्वायर क्या डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब रेडियस जीरो होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर है हम लोग, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। फिर जैसे हम लोग न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाते जाएंगे, तो जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या है, एक 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। 2s ऑर्बिटल में फिर क्या है, कम होगी, फिर एक पॉइंट पे आएगा जीरो प्रोबेबिलिटी फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, इसी तरीके से चलता रहता है सारे ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। अब मैं 1s का है ये, अब ये है 2s का। तो 2s में क्या होता है, 2 पीक्स। 3s की बात करेंगे, 3s में 3 पीक आ जाती है। तो ये हो गया 3s ऑर्बिटल का, ठीक है। तो सिंपल सही है, तो मैं ये बनाने के लिए दिया जाता है। तो ये रेडियल फंक्शन है। रेडियल मतलब एक सर्कल का यही है, सर्कल है या स्क्वायर है, और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, वो रेडियल फंक्शन से हम लोग डिफाइन करते हैं, विच इज साई स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन जीरो होती है, इन पॉइंट्स को, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे नोड है जीरो, यहाँ पे नोड है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स हैं 2। सो ये जो नोड्स हैं वो क्या दिखाती हैं, ये बताती हैं कि इसको हम लोग बोलेंगे नोड, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। तो ये पॉइंट पे ये साई स्क्वायर क्या प्रोबेबिलिटी, और ये ग्राफ जीरो है। तो यहाँ पे आके क्या होता है, प्रोबेबिलिटी पहले जीरो होती है, फिर इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती है। सो जो ये नंबर ऑफ नोड्स हैं, ये डिफाइन करते हैं कि नोडल प्लेन्स भी बोलते हैं या नोडल सरफेसेस भी बोलते हैं, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रीच कर जाती है जीरो, और वहाँ पे नहीं मिलता। तो नंबर ऑफ नोड्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, होता है n-1, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 1s है, तो उसके लिए n कितना है, 1 है, 1-1 मतलब जीरो नोड। अगर तुम्हारे पास 2s है, तो 2-1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो नंबर ऑफ नोड क्या हो गई, एक आ गई। 3s है तो नंबर ऑफ नोड 2, 4s है नंबर ऑफ नोड्स 3, ठीक है। ये तुम्हारा कॉमन फॉर्मूला हो गया। ये तो s ऑर्बिटल के लिए हुआ। लेकिन अगर हमारे पास कोई और ऑर्बिटल है, तो हम नंबर ऑफ नोड्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n-l-1, वेर l क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल, l की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल, l की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल, ठीक है। सो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम्हारे पास 4s ऑर्बिटल है, कि अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि हमारे पास 4f ऑर्बिटल है, तो मुझे नंबर ऑफ नोड्स निकालनी है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ नोड्स फॉर दिस ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल का नंबर ऑफ नोड्स इजीली पूछ लेंगे, तो n-l-1 फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, n-l-1। सो n कितना है, 4 माइनस l, pdf 3-1, तो 4-4 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 4f में कितनी नोट्स होती हैं, 0 नोट्स होती हैं, ठीक है। 4f का जो अगर मैं ग्राफ बनाने बैठूं, तो ग्राफ इसका बनेगा साई स्क्वायर, ये हो गया 4f का, ठीक है। 5f का बनाएंगे तो साई स्क्वायर,
ये 5f का है, ठीक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि सारे जो ग्राफ होते हैं वो एक जैसे से दिखते हैं। जो 1s का ग्राफ दिखेगा वही 2p का। अब होता क्या है कि 1s ऑर्बिटल होता है, क्योंकि 1p तो एग्जिस्ट करता नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें बताइए ये जो शेल है वो कौन सा शेल है, के, फिर ये एल है, फिर ये एम है और ये फिर एन है, ठीक है। तो जो शेल की अगर हम लोग बात करें, तो अगर ये शेल यहाँ पे है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी, और जैसे ही ऑर्बिट आएगा वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, यहाँ पे नोड आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो जो 1s ऑर्बिटल है वो तो पहले ही शेल में है, तो इसका जो पीक होगा वो इधर से आके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर जो 2p है वो तो सेकंड शेल में है, ठीक है। तो सेकंड शेल में इसका जो डेंसिटी होगी वो 0 होगी, फिर इंक्रीज होगी, और सेकंड शेल पे जाके वो मैक्सिमम होगी, फिर ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे टू, अगर 1p एग्जिस्ट करता तो उसका 0 नोड होता, ठीक है, क्योंकि 2p तो यहीं से स्टार्ट कर रहा है, तो 2p का यहाँ पे कितना होगा, 0 नोड। इसी तरीके से 3d पहले ही ऑर्बिटल है d की सीरीज में, तो इसके पास भी क्या होता है, 0 नोड होता है। और 4f भी पहले ही ऑर्बिटल है, तो इसका भी क्या होता है, 0 नोड होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो नीचे आएंगे, जैसे 3p है तो इसका 1 हो गया, 4d है इसका 1 हो गया, ठीक है, 5 है तो f है तो इसका 1 हो गया, ठीक है। अगर ये समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मतलब नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर नहीं आ रहा तो n माइनस एल माइनस 1 से तुम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग सबका 4f 5f हो गया। अब 3d 4d 5d का अगर मैं बनाना चाहूँ तो ग्राफ बनेगा 3d का एक पीक, 4d का 2 पीक एंड 5d का 3 पीक। सबके लिए सेम ही बनेगा ग्राफ। ये हो गया 3d 4d एंड 5d। ये हो गया 2p के लिए। ये ध्यान रखना कि ये यहाँ से जाके ये पैरेलल चला जाता है, जीरो पे नहीं जाता, पैरेलल जाता है, ठीक है। 2p 3p 4 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से सारे ग्राफ बनते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, इसको जब हम लोग डॉट डॉट करके ऐसे बनाते हैं तो हमें एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम मिलता है, ठीक है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम इज कि जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आसपास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल में बांध देते हैं, एक सर्कल इसके चारों तरफ बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनाते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ये सर्कल ही एक ऐसी बाउंड्री है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 99%, ठीक है। 99% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि ये तो देखो इलेक्ट्रॉन, देखो बाहर तक डॉट्स आ रही है, ठीक है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, न्यूक्लियस के पास मिलेगा, अब 4 किलोमीटर दूर तो मिलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन। तो लेकिन प्रोबेबिलिटी है 0.00 कुछ करके प्रोबेबिलिटी होगी कि चलो उतना दूर भी वो मिल जाएगा, हर 1 मिलियन केस में एक बार हो इतनी दूर होगा, ठीक है। लेकिन 99.99% केसेस में क्या होगा, न्यूक्लियस के काफ़ी पास में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी बाउंड्री सी बना देते हैं और उसमें हम लोग बताते हैं कि ये बाउंड्री है जहाँ पे 99.99% चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल तो इस तरीके से दिखा दिया। अब 2s ऑर्बिटल में तुम्हें दिख रहा होगा दो कोसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 2s में करेंगे तो हमें दो पीक्स होती है, एक पीक ये एक पीक ये। तो न्यूक्लियस से पहले प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दो पीक करके हमें दिखाई दे रहा है, और उसको भी हम लोग एक सर्कल में डाल देते हैं कि इसमें होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है, ये जो जगह है इसको हम लोग बोलेंगे नोड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस एकदम निग्लेजिबल है, ठीक है, 0 चांसेस है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर और उसके नीचे मिल सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड है, तो एक लेवल है वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उनके भी दो लेवल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस तो 0 होंगे,
ठीक है, सेम इज द केस यहाँ पे भी इसी तरीके से बोला गया। अब इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से देखते हैं कि क्या है। तो वही साई स्क्वायर है, यहाँ से क्या है कि प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा जैसे रेडियस से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। फिर ये क्या है, 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 3s ऑर्बिटल है। तो 3s ऑर्बिटल में क्या है कि प्रोबेबिलिटी पहले जाते जाते इंक्रीज हो रही है। फिर एक पॉइंट आ रहा है जहाँ वाइट कलर का दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, नोड है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, 0। फिर उसके बाद फिर से डेंसिटी इंक्रीज होगी और फिर वो क्या होगा, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऊपर तुम्हें दिख ही रहा होगा इस तरीके से पी पाएंगे। ठीक है, और ये तुम्हें एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, और वो कहाँ से पता चला, इधर से ही पता चला हमें इन ग्राफ से। ठीक है, यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, फिर एक नोड आ जाएगा, फिर यहाँ से डिक्रीज होगा और उसके बाद फिर ये यहाँ पे डिक्रीज होता चलेगा। तो इस तरीके के हमें ग्राफ ऐसे नज़र आते हैं। ये स्फेरिकल होता है तो इसी तरीके से नज़र आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो स्फेरिकल सीधा एस ऑर्बिटल है तो सीधा स्फेयर बना देते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कुछ कुछ कोसेंट्रिक प्लेसेस होते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 है। बट अगर हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं तो इसमें एक पूरा बाउंड्री बना देते हैं कि फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अंदर ही 99% है, इससे बाहर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से बनाया जाता है 1s का, 2s का, 3s का, जहाँ पे साइज स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल की जो शेप है वो तो क्या है, स्फेरिकल है। ठीक, मतलब पूरा स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन जब p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो p ऑर्बिटल में थोड़ा अलग केस होता है, क्योंकि यहाँ पे शेप स्फेरिकल नहीं होती। जब हम लोग उसको सॉल्व करने बैठते हैं, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं, वो बताता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन में है, लेकिन बीच में एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे नोड। ये नोडल सरफेस होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता। तो जैसे हम लोग p ऑर्बिटल इस तरीके से बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल सकता है, इसके बीच में यहाँ नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, नोड है, वो बेसिकली p ऑर्बिटल की खुद की नोड है। ओके, सो p ऑर्बिटल किस शेप का होता है, डम्बल शेप का होता है इस तरीके से। तो तुम्हें दिख रहा होगा pz, तो pz को न्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, तो ये pz हो गया, और ये जो यहाँ पे प्लेन दिख रहा है ये है नोडल प्लेन। सो pz ये है, इस तरीके से इसको दिखा रखा है, और यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में भी बना दिया एंड y डायरेक्शन में भी बना दिया। तो इस तरीके का हमें p ऑर्बिटल, तीनों p ऑर्बिटल दिखेंगे। ठीक है, होता ही है इस तरीके से, उसके बाद हम लोग ऐसे बना देते हैं स्टाइलाइज्ड प्रोबेबिलिटी कंटूर बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं, होता ये है कि इस तरीके से ऐसे यूँ होता है, ऐसा ऐसा, लेकिन उसको हम लोग ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया p ऑर्बिटल। नाउ वी कम टू d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल, अच्छा सॉरी, x y z तो मैंने बनाया नहीं, मैं खुद ही बना देता हूँ। ये हो गया pz, ये px है तो इस डायरेक्शन में, और y है तो वो इस डायरेक्शन। तो ये तीन तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। कहाँ से हमें पता चला, श्रोडिंगर की उससे पता चला। ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना कि वो किस तरीके से होता है, हमें बस उसके सोल्यूशन आ गए और उनका जो इंटरप्रिटेशन है कि उन्होंने क्या समझा उन सोल्यूशन से, वो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने सारा सॉल्व कर लिया और उनसे समझ में आ गया कि वैल्यू ऐसे आनी चाहिए। या जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हम लोग
इनके सोल्यूशन डाल देते हैं और वो हमें सारी कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सब करना बहुत ही मुश्किल है। अब डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है। इसके अलावा दो और होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये दोनों ऑर्बिट ये कहते हैं लाइज ओवर एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे एंड दे लाई बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स और वाई के अंदर ये लाई कर रहा है, ठीक है। सॉरी, एक्स पे तो है ही नहीं, वाई और जेड के बीच में, ये जेड है और ये वाई है, तो ये वाई जेड के अंदर लाई कर रहा है। तो ये 3D वाई जेड है। इस तरीके से तुम में वाई जेड दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वाई जेड है ये दो प्लेन से बनता है, दो नोडल प्लेन होते हैं। एक नोडल प्लेन इधर है इनके बीच में और एक इधर है। और यहाँ पे ये जो नोडल प्लेन है यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जीरो होती है। फिर इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ये हो गया, ठीक। ये वाई जेड हो गया, जेड एक्स हो गया, तो जेड बनाया और एक्स बनाया और उसके बीच में ये डबल डबल शेप बना दी। 3YZ है तो ये Y है और Z है, तो YZ के बीच में तुम्हें ये इस तरीके से मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें कौन सी एक्सिस पे मिलता है, एक्स वाई एक्सिस पे मिलता है। तो एक्सिस के ऊपर ही बनाना है, जैसे हम लोगों ने पी ऑर्बिटल बनाया था एक्सिस के ऊपर, उसी तरीके से ये एक्सिस के ऊपर ही हमें मिलते हैं। और जेड स्क्वायर में एक छोटा सा सर्कल इधर होता है ऊपर और नीचे, ठीक है। और जब सारे को कंबाइन करते हैं तो इस तरीके का अजीब सा शेप मिल जाता है, ठीक है। इसको मैं तुम्हें यहाँ पे फिर से क्लियरली बना के दिखाता हूँ। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। तो ये x है, ये y है, तो x और y के बीच में हमें ये मिलेगा। अब ये x है, ये y है और ये z है, तो ये इस तरीके से x y एंड, तो x z के बीच में इस तरीके। एक है डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x ये हो गया, y ये हो गया एंड z ये हो गया। सो x एक्सिस पे और z एक्सिस पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना था। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे 5 ऑर्बिटल बनेंगे और ये 4f(x,y,z) है। XYZ ऑर्बिटल क्या होगा, XYZ तीनों के बीच के में होगा, ठीक है। इसके भी कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है हमें। ओके, तो ये 4f(x,y,z) है, तो इसमें जो ऑर्बिटल होगा वो XYZ इन तीनों के बीच में होगा। इनके कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी। अब हम लोगों ने देखा कि 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3d 3p होता है। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के केस में जो एनर्जी होती है वो 1s की कम होती है, फिर 2s 2p की ज़्यादा होती है, फिर 3s 3p 3d की होती है। यहाँ पे जो याद करने वाली चीज़ है कि 2s की एनर्जी 2p के इक्वल है, 3s की एनर्जी 3p एंड 3d, ठीक है। और 1s की यहाँ, तो मतलब ये शेल के शेल है, KLM। तो इसमें जितने भी सब ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। इन सबकी एनर्जी सेम है, ठीक है।
अब ऐसा क्या है, ये सब सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए होता है या हाइड्रोजन लाइक स्पीशी के लिए होगा? ये किसके लिए है? हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज that contain only वन इलेक्ट्रॉन, जिनके पास क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तब जो टू एस टू पी की एनर्जी होती है वो सेम होती है, थ्री एस थ्री पी थ्री डी की एनर्जी सेम होती है। लेकिन जैसे ही हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं, इनकी जो एनर्जी हो जाती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। सो जब दो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, जैसे टू एस और टू पी की एनर्जी सेम होती है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब ये होता है कि दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो कभी भी कहीं भी तुम्हें दो ऑर्बिटल दिखे और उनकी एनर्जी सेम दिखेगी तो उन्हें तुम बोलोगे कि देज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर हाइड्रोजन एटम है या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन हीलियम प्लस और लिथियम टू प्लस, जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उस केस में वन एस की एनर्जी कम होगी, फिर टू एस टू पी की एनर्जी ज़्यादा होगी, और टू एस और टू पी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। सिमिलरली थ्री एस थ्री पी एंड थ्री डी की भी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये होता है हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होता है तो वन एस, फिर टू एस में जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो टू एस की एनर्जी कम हो जाती है, टू पी की ज़्यादा हो जाती है, फिर थ्री एस की, फिर थ्री पी की, फिर फोर एस की एंड देन थ्री डी की। तो इस बेसिस पे हमारा ऑफ बो प्रिंसिपल जनरेट हो जाता है, जो हमें बताता है कि वन एस की एनर्जी कम, फिर टू एस, फिर टू पी, फिर थ्री एस, थ्री पी, फोर एस एंड देन फोर डी ऑर्बिट, थ्री डी ऑर्बिट, ठीक है। इस तरीके से एनर्जी इन सब की इंक्रीज और डिक्रीज करती है। लेकिन ये जो केस है वो किसके है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए राइट डाउन दी एनर्जी सीक्वेंस। तो एनर्जी सीक्वेंस हम लोग लिखेंगे, तो हाइड्रोजन के लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, वन एस की कम, फिर टू एस इज इक्वल टू टू पी एंड देन थ्री एस इक्वल टू थ्री पी इक्वल टू थ्री। तो ये जो केस होगा ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। और समटाइम्स इसको हम लोग बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, ठीक है। अब आई थिंक कि आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग क्लासेस हो रही है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी का हम लोग कल करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग है, तो इसमें हम लोगों को देखना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज होती है डिपेंडिंग अपॉन दी एटॉमिक चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होती है कैसे वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो वो हम लोग कल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आज के लिए इतना ही। कोई कुछ पूछ रहा है?